हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेव्स का, साउंड वेव्स का, जिसे कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, डिस्कस करने वाले हैं। डॉपलर्स इफेक्ट ऑन द नेम ऑफ फेमस फिजिसिस्ट डॉपलर के नाम पर दिया गया है। इन 1700 सेंचुरी ये फिजिसिस्ट जो थे, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया हुआ है, जिसमें जो मोस्ट रिनाउंड वर्क है वो आपका डॉपलर्स इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। डॉपलर्स इफेक्ट आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस डॉपलर्स इफेक्ट में नीट में, मेंस में, आईआईटी में आते हुए देखे जाते हैं और काफ़ी सारा बच्चा इसे रटने की कोशिश करता है। इसमें काफ़ी सारे टीचर्स इवन इसमें सिर्फ एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले का स्पेसिफिकेशन नहीं देते, तो बच्चे को फीलिंग डेवलप नहीं होती डॉपलर्स इफेक्ट की। तो डॉपलर्स इफेक्ट की फीलिंग डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आप इसे बेसिकली समझें कि डॉपलर्स इफेक्ट है क्या। जब आप इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, आपको पूरी फीलिंग आएगी और क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है बेटा, पहले तो ये समझो कि डॉपलर्स इफेक्ट का फिनोमिना क्या है। डॉपलर्स इफेक्ट का फिनोमिना आप फील कर सकते हैं। मान लिया जाए आप एक स्टेशन पर खड़े हुए हैं, स्टेशन पर आप खड़े हुए हैं, आंखें बंद करके खड़े हो जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी कोई पॉकेट मार कर ले जाएगा, मतलब जस्ट कल्पना करिए आप आंखें बंद करके खड़े हैं और उधर से कहीं से एक ट्रेन आती है। चाहे आपने देखा नहीं, पर आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि कोई चीज थी। अब पर्टिकुलरली वो साउंड शायद बिल्कुल गाड़ी जैसी ना हो, लेकिन एक साउंड थी जो कि करीब आई और करीब आकर इधर से गुजर गई। ये फील हुआ कि नहीं हुआ? मतलब साउंड में कुछ इस तरीके के वेरिएशंस थे जिसने आपको ये चीज फील कराई कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम अ पार्ट एंड जस्ट इट रीच्ड यू एंड आफ्टर दैट इट पासेस यू एंड गॉन फार अवे। ऐसा आपको फील हुआ। वो जो फिनोमिना है, मतलब साउंड्स का वो जो वेरिएशन है, वो क्या है? वही है डॉपलर्स इफेक्ट, और उसी को हम समझने का प्रयास इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से हम इस चीज को समझते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो एक कार है, इसे मैं सोर्स ऑफ साउंड कह रहा हूं, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, यही इन्हीं दोनों के बीच की कहानी है डॉपलर्स इफेक्ट। तो अगर मान लो यहां पर कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, ऐसे बजा रहा है, तो इसके पास ऑब्जर्वर भी स्टिल है, गाड़ी भी स्टिल है, मतलब कि दोनों ही कहीं पर मूव नहीं कर रहे। अगर दोनों ही कहीं मूव नहीं कर रहे तो आप जानते हैं कि यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वेव फ्रंट्स मूव कर रही हैं इस तरीके से। कांस्टेंट रेगुलर इंटरवल पर वेव फ्रंट्स आएंगी और इसको टकराएंगी, हिट करेंगी। यहां से वेव फ्रंट्स आ रही हैं, इस तरीके से मूव कर रही हैं और उसको हिट कर रही हैं, एंड देन वी आर फीलिंग दैट द साउंड इज कमिंग इन अ प्रॉपर वे। तो मुझे कांस्टेंट साउंड सुनने को मिलेगी। पहली वेव फ्रंट, फिर दूसरी वेव फ्रंट, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आ रही है मेरे पास। अरे वेव एक्चुअली प्रोपोगेट कर रही है। आर यू फीलिंग इट? बट क्या इस चीज में कोई बदलाव आएगा? मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि आइदर दिस सोर्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस, अगर ये जो सोर्स है, गाड़ी जो है, वो खुद आगे बढ़ना शुरू हो गई, क्या इस चीज में आपको लगेगा कि ऑब्जर्वर को कुछ ज्यादा तेजी से वेव फ्रंट हिट होने लगी हैं? क्या ऐसा कुछ फील होगा? या फिर ऑब्जर्वर अगर इस तरफ मूव होना शुरू हो जाए तो क्या हमें कुछ ऐसा, मान लें गाड़ी वहीं खड़ी है लेकिन आप बहुत तेजी से उधर भागने लगे हैं, तो क्या जो इंटेंसिटी है, जो वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस है या फ्रीक्वेंसी जो थी वेव फ्रंट्स के आपको हिट होने की, वो ज्यादा तेज हो गई है? समझ रहे हैं मेरी बात? फील कर पा रहे हैं? क्या वो समय का अंतराल जो पहले था वो अब नहीं है? मतलब ये चीज फील होना जरूरी है। मतलब फॉर्मूले वगैरह तो बहुत इजीली निकल जाते हैं एक बार, लेकिन ये फीलिंग बने, इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा एनिमेशन दिखाता हूं। आप उस एनिमेशन को देखिएगा, देन यू कैन रियलाइज इट कि कितना बढ़िया है, कि किस तरीके से ये वेव फ्रंट्स एक के बाद एक आपके पास आती हैं और आप उन्हें एनालाइज करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप ये स्क्रीन के ऊपर?
अब देखिए यहां पर आपको एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है एंड वी हैव अ मूविंग साउंड सोर्स। यहां पर एक गाड़ी है, ठीक है। अब क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूं, ये गाड़ी अभी इधर की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए देखिए ये मूविंग सोर्स है, ये सोर्स मूव करना शुरू कर चुका है, उधर ऑब्जर्वर खड़ा है। बट वेव फ्रंट्स को देखिए, अब अगर ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो इसमें जो आगे वाले वेव फ्रंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है और जो पीछे वाले वेव फ्रंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें फर्क है। आगे वाले बहुत क्लोज आ गए हैं क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है तो उसके नए जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं वो क्लोजर बन रहे हैं और इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है उसे वो वेव फ्रंट्स हिट हो रहे हैं। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिनल एक लैम्डा था, अगर मान लो जब ये स्टेशनरी था, जैसा मैंने बोर्ड पर डायग्राम बनाया था कि इफ द थिंग्स आर स्टेशनरी, तो इसको मैं वापस से जरा उसमें लेकर आता हूं पहले। आइए, तो हमने इसमें क्या समझा था बच्चों, कि हमने समझा था कि अगर चीजें स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी हैं मतलब स्टेशनरी है, तो आपको एक पर्टिकुलर लैम्डा फील हो रहा था। दिस इज द लैम्डा विच यू आर ऑब्जर्विंग एंड दिस इज एक्चुअली द रियल लैम्डा। रियल लैम्डा भी यही था, रियल वेवलेंथ भी यही थी। बट इफ कार स्टार्ट मूविंग, तो आपने अभी एक एनिमेशन देखा, तो उस एनिमेशन में आपने क्या देखा कि अगर कार आगे की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो रही है तो ये जो इफेक्ट है, मतलब ये वेवलेंथ, अब ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई मान लो। अब इसे थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इस दृष्टि से समझाऊं, देखिएगा कि जब ये इस जंक्शन पर थी तो इसने ये वेवलेंथ छोड़ी थी, ठीक है। एक टाइम बाद ये वेवलेंथ यहां आ गई, तो कायदे से तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए था, पर चूंकि अब गाड़ी भी आगे बढ़ चुकी है तो इसके द्वारा जनरेट की गई नेक्स्ट वेवलेंथ यहां पर जनरेट हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिस्टेंस बिटवीन होना तो ये चाहिए था, पर चूंकि गाड़ी भी आगे शिफ्ट हो गई तो गाड़ी का आगे शिफ्ट होने के कारण से जो नई वेव निकली वो सिर्फ इतने डिस्टेंस पर थी। दिस डिस्टेंस इज लैम्डा डैश। लैम्डा डैश मतलब ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। एक है एक्चुअल वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा विच इज एक्चुअल वेवलेंथ जो होनी चाहिए थी, बट दिस इज ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ क्योंकि यही इतने ही डिस्टेंस पर इसे हिट करने वाला है। यानी वेवलेंथ कम होगी कि नहीं हो गई इफ द कार इज मूविंग ऑन दिस वे, या ऑब्वियसली इफ द कार इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन लैम्डा डैश विल इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। अब ये चीज आप फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए कि अगर गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है एंड इफ योर ऑब्जर्व वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, अगर ये चीज डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से वेव फ्रंट्स हिट होंगे। धक 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 धक, भाई पहले हो रहे थे धक 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 धक, अब धक 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 धक, इस तरीके से हिट हो रहे हैं वेव फ्रंट्स। तो मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड। आ रही है बात समझ में? यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड। नाउ अगर यही चीज पीछे जा रही होती तो लैम्डा डैश जो है और बड़ा हो जाता लैम्डा से। यानी पहले एक्चुअली स्टेशनरी सोर्स में, ऑब्जर्वर में धक 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 ऐसे हो रहा था, अब धक 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 ऐसे होगा, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। आ रही है बात समझ में? तो वेवलेंथ इंक्रीज हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। अब एक ज्यादा टाइम इंटरवल के बाद हिट हो रही है। फील कर पा रहे हो? फील हो पा रही है ना चीजें? एक्चुअली दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये चीज फील हो। समझे मेरी बात? तो ये जो इफेक्ट है ना बच्चों, इसी को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट।
ये जो फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वही सारी चीजें निकालना, वेवलेंथ का चेंज होना, ये कहलाता है डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अब हम इसके लिए अलग अलग केसेस बनाएंगे और उनके लिए फॉर्मूलेज जनरेट करेंगे। देखते हैं कैसे निकाले जाते हैं। बहुत सरल सी चीज है। अब अगर आपको ये फील आ गई है कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या है, तो उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए, पहला केस लेते हैं। कुछ केसेस में हमने इसे डिवाइड किया है। सो वी हैव केस फर्स्ट, पहला केस। व्हाट इज फर्स्ट केस? पहला केस है व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स स्टेशनरी है बट ऑब्जर्वर इज मूविंग, बट ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। मान लो मैं सोर्स को एस से दिखा देता हूं, दिस इज माई सोर्स एस एंड दिस इज माई ऑब्जर्वर ओ। ठीक है, अब सोर्स तो स्टेशनरी है बट ऑब्जर्वर इज मूविंग। मान लो मैं इस डायरेक्शन में इसे v नॉट वेलोसिटी दे देता हूं। अब आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अभी सोर्स चूंकि स्टेशनरी है तो जो वेव्स निकलेंगी, क्या उनकी वेवलेंथ में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है। अभी वेवलेंथ में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो सोर्स स्टेशनरी है, तो जब तक सोर्स स्टेशनरी है तब तक वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, पर क्या फ्रीक्वेंसी में यहां फर्क देखने को मिलेगा? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी में फर्क देखने को मिलेगा। होता क्या है कि भाई अगर ये नॉर्मल रहे तो लेट एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। v का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड v है, तो जो लैम्डा है, लैम्डा को आप कैसे लिख सकते हैं? v इंटू टी, टी इज द टाइम पीरियड, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v इन अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। यानी यहां से आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है उसे आप लिख सकते हैं v, सॉरी थोड़ा म्यू लगने लगता है फिर वो, v बाय लैम्डा, ये ओरिजिनल है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अगर ये v नॉट वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये v नॉट वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है तो एक चीज बताइए कि ये जो साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स जो हैं, ये वेव फ्रंट्स बोलूं एक तरीके से, ये जो जिस तरीके से अगर आप इसे रोक दें ऑब्जर्वर को, रिलेटिवली सोचें तो वेव फ्रंट्स की स्पीड इसकी तरफ कितनी होगी? वेव अगर इसे स्टेशनरी कर दिया जाए तो वेव फ्रंट्स की स्पीड इसके डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? v प्लस वी नॉट हो जाएगी। ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी अगर मान लिया जाए रिलेटिवली, ऐसे ही तो करते हैं, किसी चीज को जब रोकते हैं तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट में दे देते हैं, तो वेव फ्रंट्स इस स्पीड से आने लगेंगे। तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये एफ डैश बोल देता हूं, एफ डैश इज न्यू फ्रीक्वेंसी। यहां पर v बदल गया है, v हो गया है v प्लस वी नॉट, लैम्डा वही है, लैम्डा में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब v प्लस वी नॉट बाय लैम्डा। नाउ व्हाट यू नो अबाउट लैम्डा? लैम्डा था ओरिजिनली क्या था? v बाय एफ, तो इसे यहां पर डाल दिया जाए तो ये बनेगा v प्लस वी नॉट अपॉन v बाय एफ। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, नई फ्रीक्वेंसी का पुरानी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन डेवलप हो गया। तो व्हाट यू आर वाचिंग हियर कि ये जो नई फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ गई है या घट गई है? v प्लस वी नॉट, यानी कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, v में ऐड हो रहा है v नॉट, तो फ्रीक्वेंसी f डैश f से बड़ी आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस। बहुत इजी तरीके से निकाला है, बहुत स्पष्ट रूप में निकाला है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहां क्या किया है। आर यू गेटिंग मी? देखिए एक बार, ठीक है, रब कर दें। चलिए केस सेकंड लेते हैं।
केस सेकंड, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में एक काम करते हैं, जो आपका सोर्स है और जो आपका ऑब्जर्वर है, इसमें आप सोर्स को आगे की तरफ वेलोसिटी दे दो, ऑब्जर्वर को फिक्स रखते हैं। ठीक है, मान लो सोर्स वी एस के साथ आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। अब इस केस में क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, मान लिया जाए कि एक वेव फ्रंट था जो टी टाइम में यहां तक पहुंच गया था, टी टाइम जो उसका टाइम पीरियड है। अब अगर ये चल ना रहा होता तो नया वेव फ्रंट यहीं पर जनरेट होता, यानी दिस इज द ओरिजिनल लैम्डा। ये बात समझे, टी टाइम में ये वेव फ्रंट यहां तक पहुंच गया जो उसका टाइम पीरियड था। अगर ये स्टेशनरी होता तो नया वेव फ्रंट अभी यहीं पर जनरेट होता, बट ये एस चल चुका है, ये थोड़ा आगे पहुंच चुका है। यहां पर कितना चल चुका है ये टी टाइम में? ये डिस्टेंस कवर कर चुका है वी एस इंटू टी, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है v इंटू टी। वी इज स्पीड ऑफ साउंड, समझे? तो ये जो डिस्टेंस आया, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, क्योंकि अभी नया जो वेव फ्रंट निकलेगा वो यहां पर निकलेगा, ऐसे, समझे? तो जो नया लैम्डा बनेगा वो तो इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो जो नया लैम्डा बनेगा वो ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? दिस इज लैम्डा डैश एंड दिस इज एक्चुअली ओरिजिनल लैम्डा v इंटू टी। ये हम जानते हैं, लैम्डा v इंटू टी है। और लैम्डा डैश क्या है? तो लैम्डा डैश निकालने के लिए आप v इंटू टी माइनस वी एस इंटू टी करेंगे कि नहीं? लैम्डा डैश इज टोटल लैम्डा में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, ये आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यहां से आप लैम्डा डैश निकाल सकते हैं v माइनस वी एस इंटू टी, इस तरीके से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर सोर्स ने आगे मूव करना शुरू किया तो लैम्डा में डिफरेंस जनरेट हो गया। आ रही है बात समझ में कि भैया चलो लैम्डा में आपका जो वेवलेंथ है वो बदल गई है। अब वेवलेंथ आपकी बदल गई, ठीक है बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया बात है, वेवलेंथ बदल गई ना हो, क्या फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा? वो भी देख लेते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी में भी चेंज है। हम क्या जानते हैं? स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चा इस चीज में कंफ्यूज होता है। कोई सोर्स मूव कर रहा है और उससे निकल रही है वेव्स, अब चाहे वो लाइट वेव्स की बात हो या साउंड वेव्स की बात हो, वेव की स्पीड बदलती नहीं है। मान लो लाइट, आप टॉर्च लेके भाग रहे हो, है ना? वैसे लाइट की एक स्पीड होती है सी, आप जानते हो। अगर आप मान लो मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा हूं, तो क्या मैं उस सी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर दूंगा क्या? नहीं। इस अजम्पशन को हमेशा ध्यान रखना कि सोर्स की स्पीड वेव की स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेके आती। सोर्स किसी भी स्पीड से जा रहा हो, वेव की स्पीड उसी स्पीड से जाती है जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है। हाँ, मीडियम में अगर स्पीड दे दोगे, भाई मैंने कहा कि वो जिस मीडियम में फ्लो कर रहा है वो मीडियम ही फ्लो करने लगा कुछ स्पीड के साथ, तब तो फिर आपको वेव में भी उस स्पीड को कंसीडर करना पड़ता है। बट सोर्स की स्पीड से वेव की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। समझ रहे हो? इस बात को अच्छे से समझ लेना। आइंस्टाइन का दिया हुआ वो है कि भैया कि आप सोर्स से लाइट जा रही है, इसी पे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी, इसी ने तो पूरी रिलेटिविटी की थ्योरी को जनरेट किया था कि भाई लाइट की जो स्पीड है वो रिलेटिव है ही नहीं। लाइट की स्पीड यानी वेव ही तो है लाइट, उसकी रिलेटिव है ही नहीं। आप किस जगह से वो निकल रही है, अगर उस सोर्स को भी लेकर भागोगे तो उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो, साउंड में भी वही है, वेव ही तो है। आपके सोर्स की स्पीड, ऐसा मत कर देना कि इसकी स्पीड में वी एस ऐड कर दो, समझे? ध्यान है, उसकी वी है, हमेशा वी ही रहेगी। क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है? तो लैम्डा डैश वी माइनस वी एस टी, ठीक है? तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि भाई अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां से आप कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी में इसका रिलेशन डेवलप कर सकते हो। आप जैसे यहां पर देख रहे हो कि जो ओरिजिनल लैम्डा था, तो लैम्डा होता था v बाय एफ, ठीक है? यानी जो आपका f है वो है v बाय लैम्डा,
ठीक है, और जो चेंज्ड है, चेंज्ड जो लैम्डा है, मतलब जो एफ डैश आएगा, फ्रीक्वेंसी में भी एक चेंज आएगा ना एफ डैश, तो वो फ्रीक्वेंसी में बस यहां पर लैम्डा में चेंज आया है, तो v अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा डैश। ये पुरानी फ्रीक्वेंसी थी, ये नई फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों में रिलेशन जनरेट करना है, एंड यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश इन टर्म्स ऑफ टी, तो इसे मैं बाय एफ भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये टी है ना, इसे बाय एफ करके लिख दूं, इसे ऐसे लिख दूं, लैम्डा डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी एस बाय एफ, ऐसे लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं दिख रही मुझे, है ना। और अगर मैं इसे v वेलोसिटी से डिवाइड करूं दोनों तरफ, v v, ठीक है, तो लैम्डा डैश बाय v क्या बनेगा, लैम्डा डैश बाय v 1 बाय एफ डैश, तो ये बनेगा 1 बाय एफ डैश, जाएगा v माइनस वी एस बाय v इंटू 1 बाय एफ। ठीक है, यहां से आप एफ डैश को जनरेट करेंगे, एफ डैश के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, देखिए कितना आ रहा है, एफ डैश इज v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। ये एक फॉर्मूला निकलकर आया आपके पास कि फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज हो रही है। देखिए, अब यहां पर देखकर बताइए कि ये जो फॉर्मूला निकला, इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, एंड इफ डिनोमिनेटर डिक्रीजेस देन द होल क्वांटिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, और हमें वैसे भी सेंस आ रहा है कि वो इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि सोर्स अगर एक स्पीड से जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। आ रही है बात समझ में। तो जब कोई ट्रेन दूर से आती है तो वो आपको एक जो साउंड आपको एक ऊंची चढ़ती हुई दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। आ रही है बात समझ में, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, आप स्टेशनरी हैं, और उसके बाद वो जब दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। अगर यही चीज पीछे की तरफ वीएस जा रही होती तो यहां पर v प्लस वीएस आ जाता, कहने की जरूरत नहीं है, अपोजिट में हो जाता वीएस माइनस, यानी आप प्लस वीएस हो जाता, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी शुरू कर देती। तो आगे की तरफ जा रही है तो v अपॉन वी माइनस वी एस, मतलब देखो यहां पर अब तुम्हें अपने आप से फॉर्मूला जनरेट करना आना चाहिए। अब याद कितना करोगे, है ना। अब मैं आपको अब वो ट्रिक बताऊंगा जो जनरली टीचर्स बता देते हैं। ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई जिससे कि आपको समझ में आए बातें कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको सीधी सीधी उस ट्रिक को बताऊंगा। अब चूंकि इसकी फीलिंग आपको आ चुकी होगी तो अब आप बड़े आराम से फ्रीक्वेंसी लिख पाएंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से कॉन्क्लूजन निकालेंगे जो अभी दोनों केसेस हमने किए। पुराने वाले केस में हमने देखा ऑब्जर्वर मूव कराया और ऑब्जर्वर का इफेक्ट न्यूमरेटर में देखने को मिला था, v प्लस वीओ। जब मैंने सोर्स को मूव कराया तो उसका इफेक्ट डिनोमिनेटर में देखने को मिला, v माइनस वी एस। समझ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये रब कर दूं, समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। नाउ द थर्ड and the generalized case, third and the generalized case, case third। देखिए, अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं, अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं, देन एफ डैश ये v vo v vs ऐसे लिख लो क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का इफेक्ट ऊपर आएगा, सोर्स का इफेक्ट नीचे आने वाला है। ठीक है, अब प्लस या माइनस वो अकॉर्डिंगली हम अपने आप जज करेंगे। ध्यान से सुनना, मान लो पहला केस यही है जो मैंने बना दिया है ना। फर्स्ट केस के लिए यहां क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एज यू आर वॉचिंग ऑब्जेक्ट इज गोइंग टूवर्ड सोर्स, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टूवर्ड सोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, तो उसकी इंक्रीज होने के लिए न्यूमरेटर में प्लस साइन आएगा, तभी तो इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी। एंड सोर्स इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, मीन्स हियर ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो सोर्स इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स वी हैव टू माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस करो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। समझे कि नहीं समझे। चलो अब मान लो सोर्स इधर जा रहा है बट
ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है। अब बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही वैसे ही VVO VVS F, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग, इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, so V minus, but source is increasing, तो V minus. Are you getting me? अब कैसा भी हो अपने आप बना सकते हो यार। अगर मान लो सोर्स इधर जा रहा हो और ऑब्जेक्ट भी उधर जा रहा हो, दोनों ही अलग अलग जा रहे हैं भाई साहब, तो इसके कारण भी डिक्रीज हो रहा है और इसके कारण भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहां प्लस आ जाएगा। दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं? देख लीजिए एक बार। क्या सर लैम्डा के लिए भी ऐसा कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। लैम्डा डैश, आपको पता है लैम्डा में वेरिएशन सिर्फ सोर्स के मूव करने के कारण से आता है। इज लैम्डा VS बाय V, उसमें ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान से। तो इफ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट देन वी विल अप्लाई व्हाट, मतलब कि लैम्डा क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो माइनस। एंड इफ सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ट्राइंग टू गो अवे, तो मतलब वो क्या करना चाह रहा है, लैम्डा को इंक्रीज करना चाह रहा है, तो इंक्रीज कैसे होगा, प्लस के साथ, सिंपली। आई क्या बात समझ में? तो दिस इज ऑब्जर्व लैम्डा। देखिए एक बार, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की है, क्या आपको समझ में आ रहा है? apparent wavelength, दिस क्लियर है? बोलिए, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है डॉपलर्स इफेक्ट की। हाँ, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने बीच में एक बार बोला था, उसे भी ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया कि मीडियम भी मूव कर रहा है, किसी मान लो C वेलोसिटी के साथ मीडियम भी मूव कर रहा है, जिस मीडियम में आपकी V है, तो इफ मीडियम इज मूविंग अलोंग द साउंड वेव्स, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, देन यू हैव टू ऐड, मतलब व्हाट विल हैपन, लेट अज्यूम इफ मीडियम की स्पीड अगर मान लो C है, स्पीड ऑफ मीडियम, एंड इफ मीडियम इज अलोंग वेव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आप लिखोगे C प्लस जो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ओरिजिनली, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हो, ठीक है, जो भी उस मीडियम की रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जब निकालनी है, तो वो C प्लस VS हो जाएगी। समझ रहे हो ना? इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इज C, मतलब एंड द मीडियम इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि अगर स्पीड अपन ने ये लिया, स्पीड ऑफ मीडियम अगर C है और ये स्पीड ऑफ साउंड है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, देन दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ले लेना। अगर अपोजिट में जाए तो माइनस करनी पड़ेगी, समझे? और इफ साउंड is in opposite direction, in opposite of medium, तो velocity of sound with respect to ground is velocity of sound with respect to medium, ठीक है, माइनस C। देखो तो ये एक याद रखना कि अगर क्वेश्चन में मीडियम की भी स्पीड दी हुई हो, तो आपको वो जो V हम लगाते आ रहे हैं ना हर जगह V, वो V इस तरीके से बदल जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, अब इस पर भिन्न भिन्न भांति प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी आप करके देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स करा देता हूं, एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा प्रॉपरली फीलिंग आ जाएगी कि किस तरीके से हम डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखते हैं,
a whistle of frequency 540 hertz is moving in a circle, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, of radius 2 feet at a constant angular speed of 15 radian per second. What are the lowest and highest frequencies heard by a listener standing at rest a long distance away from the center of circle. Velocity of sound in air is 1100 फीट पर सेकेंड। ये दिया हुआ डेटा है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और एक बार कोशिश करिए निकालने की, फिर मैं बताता हूं। इजी है क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसा है, चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। एक विसिल है जो एक सर्कल में घुमाई जा रही है और इससे बहुत दूर, इनफाइनाइट दूर, ऐसा बोला है, बहुत दूर एक पॉइंट है। लिसनर जो है यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है। मतलब जो R है, जो रेडियस है सर्कल का, वो इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है। लेट अज्यूम दिस डिस्टेंस इज D, बहुत ही छोटा है, ठीक है। R इज वेरी वेरी लेस देन D। अब जब इस सर्कल में विसिल घूमेगी तो जब इस जगह पर होगी तो विसिल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस जगह पर होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। लेट एज्यूम हम इसे कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स, Vs। तो सबसे पहली चीज तो ये आप मान सकते हैं, जब ये बहुत दूरी पर है और रेडियस बहुत छोटा है D के कंपैरिजन में, तो आप लगभग लगभग इस पॉइंट को अलोंग दिस लाइन ही मान सकते हैं। CP जो लाइन है उसी के लाइन मूव कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रहा है, ऐसा दिखेगा। पूरा सर्कल लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि दिस डिस्टेंस इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, नाउ यहां पर अब आप अपने आप से बोलिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस केस में होगी। लेट अज्यूम दिस इज एट पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जब विसिल A पॉइंट पर होगी, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फॉर्मूला निकाला है अपन ने, V माइनस V बाई VS इंटू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F। नाउ V इज स्पीड ऑफ साउंड एंड VS को आप निकाल सकते हैं, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कुछ बोला है इन्होंने। इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 feet एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 15। ओमेगा दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो VS होगा ओमेगा R।
तो ओमेगा आर आएगा 15 टू 30 फीट पर सेकेंड के हिसाब से घूम रहा है। तो वी एस इतना है, ठीक है। तो ये आएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब ये यहां से दूर जाएगा पीछे की तरफ एकदम, तो दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उसमें आप जानते हैं v प्लस वी एस हो जाएगा, एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 540 हर्ट्स। बस इसमें वैल्यूज डालनी है, v की जगह 1100 डाल दीजिए, vs की जगह 30 डाल दीजिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 540 हर्ट्स है। आ गया आंसर, दोनों केसेस का, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। इजी था क्वेश्चन। देखिए आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉपलर इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक लेक्चर मैं और लूंगा, छोटा सा ही लेक्चर लूंगा अगला, और उसमें मैं और तुम्हें कुछ एग्जांपल्स डॉपलर इफेक्ट के कराऊंगा। ठीक है।